वेलकम टू लर्निंग यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मैथ प्रैक्टिस सेशन में सेट 37 का सॉल्यूशन देखेंगे और ये जो सेशन है वो आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो सबके लिए ये बेनिफिट रहेगा, क्योंकि जो मैथ का पेपर होता है वो लगभग हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है जो प्रॉफिट एंड लॉस है, इसमें क्या दिया गया कि यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य पे 10% का एक बट्टा दिया जाए तो एक व्यापारी को 20% का लाभ होता है। यदि वो 20% का बट्टा दे तो उसे लाभ कितना होगा। इसका सबसे शॉर्ट और बेस्ट मेथड बता रहे हैं। जैसे अगर 10% पर बट्टा देता है, 10% का बट्टा, तो कितना में बेचेगा? 90% में बेचेगा। अगर 10% का बट्टा देता है तो 90% में बेचेगा। 10% का बट्टा देने से क्या होता है? 20% का लाभ होता है। तो इसका मतलब 20% का अगर लाभ होता है तो इसका मतलब 120% में बेचेगा। अगर 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदता है और 20% का लाभ होता है तो 120% बेचता है। यानी बट्टा देने पर जो 90% आता है और लाभ होने पर 120% आता है, ये दोनों विक्रयमूल्य आया और ये 90% का वैल्यू ही 120 होगा। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 120/90, 120/90। तो क्या बोला? यदि वो 20% का बट्टा दे, यानी जब हम 20% का बट्टा देंगे तो 80% में बेचेंगे। जब हम 80% में बेचेंगे तब विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 120/90 गुने 80। यानी अगर हम 30 से काटेंगे तो ये 4 बार में और 30 से काटेंगे तो 3 बार में, यानी 320/3 यानी 106.2/3% में बेचेंगे। अगर हम 106.2/3% में बेचेंगे तो ये 100 से कितना ज़्यादा है? 6.2/3 ज़्यादा है। तो 6.2/3% का लाभ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ये सबसे इजी मेथड है, इससे इजी मेथड और कोई मेथड नहीं होगा। फिर से इसको समझ लेते हैं। जैसे अगर 10% का हम बट्टा देते हैं तो 20% का लाभ होता है। तो इसका मतलब अगर हम 10% का बट्टा देंगे तो 90% बेचेंगे और जब हम 90% बेचते हैं तब इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाता है? 20% का लाभ यानी 120 रुपया हो जाता है। जब हम 1% बेचेंगे तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 120/90। यानी जब हम 20% का बट्टा देंगे यानी 80% में बेचेंगे तब विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 120/90 गुने 80 यानी 106.2/3। तो 106.2/3 100 से कितना ज़्यादा है? 6.2/3। तो जो लाभ होगा वो 6.2/3% का हो जाएगा। जैसे अगर 80% का वैल्यू आपके पास यानी 90 आ जाता तब हानि होता है। इस स्थिति में क्या होता है? हानि होता है, क्योंकि ये 100 से कम हो जाता ना, विक्रय मूल्य 100 से कम हो जाता तो हानि हो जाता। लेकिन 100 से ज़्यादा आया है तो इसका मतलब 6.2/3% का लाभ होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक पाइप किसी हौज को 12 घंटे में भर सकता है, एक अन्य पाइप पूरे हौज को 18 घंटे में खाली कर सकता है। यानी जो भरने वाला पाइप है वो 12 घंटा में भर देता है और खाली करने वाला पाइप जो है 18 घंटा में खाली करता है। तो दोनों मिलकर जब काम करेगा A + B तब कितना देर लेगा? अगर फॉर्मूला पता है कि कोई नल x घंटा में भरता है, x में भरता है, प्लस मतलब भरना, और y घंटा में खाली करता है, तो जो दोनों मिलकर कितना देर में काम करेगा उसका फॉर्मूला क्या होता है? दोनों मिलकर x गुने y बट्टा x माइनस वाई, x गुने y बट्टा x माइनस वाई। तो 12 घंटा में भरता है, 18 घंटा में खाली करता है, तो x गुने y 12 गुने 18 अब बट्टा 18-12 का अंतर कितना हो जाएगा? 6, यानी 6 से 2 बार में, यानी 18 दूना 36 घंटा में ये क्या करेगा? भर देगा। तो ये फार्मूला अगर याद है तो बहुत ही ईजी वे में सवाल बन जाएगा। या फिर 1/12 माइनस 1/18 इस तरीके से भी बना सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। 30 काश्तकार 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 750 कुर्सी या 12 दिन में बना सकते हैं। तो 24 काश्तकार 9 घंटे प्रतिदिन काम करके वैसे 1125 कुर्सियाँ कितने दिन बनाएंगे? तो इस सवाल तो इजी है, इसको हम लोग किस फॉर्मूला से बनाएंगे? M1 गुने D1 गुने H1 बट्टा W1 बराबर M2 गुने D2 गुने H2 बट्टा W2। यानी जितना आदमी होगा और जितना समय लगेगा वो सब ऊपर आएगा, और जितना काम होगा जैसे 500 मीटर हो जाए चाहे 1120 कुर्सी हो जाए, यानी जो भी काम होगा वो नीचे आएगा और जितना भी आदमी और समय होगा वो सब ऊपर चला जाएगा। तो पहला बार आदमी कितना है? 30 आदमी है। कितना दिन ले रहा है? 12 दिन ले रहा है। कितना घंटा काम कर रहा है? 6 घंटा काम कर रहा है। सॉरी, ये 12 दिन होगा, यहाँ पे 12 दिन ले रहा है और 6 घंटा काम कर रहा है। और कितना कुर्सी बना रहा है? 750 कुर्सी। यानी जो काम है उसको नीचे लिखेंगे। तो 750 कुर्सी बनाना मेरा काम है, तो ये
कुर्सी को नीचे लिखेंगे इजिकल टू दूसरा बार कितना आदमी आ रहा है 24 आदमी 24 काश्तकार और कितना दिन समय मांग रहा है समय पता नहीं तो मान लेते x दिन ले रहा है और कितना घंटा काम कर रहा है तो 9 घंटा काम कर रहा है तो गुने 9 बटा कितना कुर्सी का बात करें 1125 तो 1125 हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। अगर हम देखें 12 से ये 2 बार में और 2 से ये 3 बार में और 3 से ये 3 बार में और फिर ये 3 से कितना बार में 10 बार में और 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। फिर 75 से कट जाएगा कितना 75 से सबसे पहले एक बार में लगेगा और फिर 5 बार में लगेगा यानी 15 यानी x इक्वल टू कितना आ जाएगा 15। इसका मतलब 15 दिन में वो कुर्सी को बनाएगा यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा से आती हुई एक दूसरी 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 10 सेकंड में पार करती है। यदि पहली का रफ्तार 30 है तो दूसरी का चाल पूछ रहा है यानी दूसरी रेलगाड़ी का जो चाल है उसको हम लोग x मान लेते हैं। अब हम कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं डिस्टेंस बराबर टाइम गुना स्पीड ये फार्मूला से भी हम सवाल बना सकते हैं। अगर एक रेलगाड़ी दूसरी को पार कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अपनी भी लंबाई पार करेगी साथ साथ दूसरी की लंबाई पार करेगी तो टोटल कितना डिस्टेंस पार करना पड़ेगा 100 यहाँ और 150 यहाँ यानी 100 प्लस 150 250 मीटर लंबाई को पार करना पड़ेगा। कितना देर लग रहा है 10 सेकेंड लग रहा है और इसका स्पीड कितना होगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा इसका है दूसरा का x किलोमीटर प्रति घंटा। जब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती हैं तो दोनों का चाल क्या हो जाता है जुट जाता है यानी 30 प्लस x किलोमीटर पर आवर। अब एक चीज़ बताएगा कि यहाँ पे मीटर में दिया गया यहाँ पे सेकेंड में दिया गया ये किलोमीटर प्रति आवर में है तो यूनिट क्या होता है हमेशा सेम होता है। ये जो किलोमीटर प्रति आवर में है इसको हम 5/18 से गुना करके मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि यूनिट जो है हमेशा बराबर होता है यानी यहाँ अगर हम मीटर और सेकेंड में लिए तो इसको भी मीटर सेकेंड में लेना पड़ेगा। अब 1 0 से 1 0 कट जाएगा 5 से कितना बार में 5 बार में और ये 18 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 18 5 90 इजिकल टू 30 प्लस x तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा 90 में से 30 गया 60। इसका मतलब दूसरी रेलगाड़ी का जो चाल होगा वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगा यानी x का जो वैल्यू आएगा वो किलोमीटर प्रति घंटा में ही आएगा क्योंकि x हम किलोमीटर प्रति घंटा माने थे तभी तो हम इसको चेंज किए थे ना तो इसीलिए जो भी आएगा वो किलोमीटर प्रति घंटा में ही आएगा यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक चोर 200 मीटर दूरी से एक सिपाही को देखकर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ना आरंभ करता है और सिपाही तुरंत 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चोर का पीछा करता है तो चोर द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे समय निकाल लेंगे। जैसे एक चोर है यहाँ पे चोर है और इसके 200 मीटर पीछे पुलिस था यहाँ पे पुलिस है 200 मीटर पीछे ठीक है और चोर का जो चाल है वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा है सॉरी चोर का चाल कम होगा ना तो चोर का चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा यानी चोर 8 किलोमीटर प्रति घंटा से भागा था यानी चोर का चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस का जो चाल है वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं अगर पुलिस ये 200 मीटर के गैप को पूरा कर लेगा तो इसका मतलब पुलिस उसको पकड़ लेगा तो पुलिस ये 200 मीटर गैप को कितना देर में पूरा करेगा वो निकाल लेते हैं यानी टाइम निकाले टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड और डिस्टेंस ये 200 मीटर गैप को पूरा करना है और स्पीड कितना हो जाएगा दोनों घट जाएगा क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जाएगा ये भी इधर जाएगा और चोर भी आगे भागेगा तो दोनों एक ही दिशा में जाएगा तो उसका स्पीड क्या होगा घट जाएगा और स्पीड घटेगा तो 9 में 60 गया 1 किलोमीटर पर आवर। ये मीटर में था और ये किलोमीटर पर आवर में आया तो इसको हम लोग 5/18 से गुना करके मीटर पर सेकेंड में बदल देंगे। अब ये 18 कट के ऊपर चला जाएगा और ये 5 से कितना बार में 40 बार में यानी 40 ना 18 चौका 72 यानी 720 सेकेंड में चोर जो है पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगा। अगर ये सवाल पूछता कि कितना देर में चोर पुलिस को पकड़ लेगा पुलिस चोर को पकड़ लेगा तब 720 सेकेंड आंसर होता लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि चोर द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है। तो चोर का चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा 8 किलोमीटर प्रति घंटा इसको मीटर में प्रति सेकंड बोलेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे यानी चोर का चाल ये हो गया और चोर कितना देर तक चलता है 720 सेकंड तक चलता है यानी 720 से गुना कर देंगे तो जो चोर का डिस्टेंस आएगा चोर का वो पता चल जाएगा। डिस्टेंस बराबर क्या होता है टाइम गुना स्पीड टाइम 720 सेकेंड और स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा और इसको 5/18 से गुना करके मीटर पर सेकंड बदल देंगे तो 18 से 72 यानी ये 40 बार में
और ये 5 चौका 20 और 8 160, यानी 160 ये और 1 जीरो ये आ जाएगा, यानी 1600 मीटर चोर द्वारा तय किया जाएगा। अगर यही पूछता कि पुलिस के द्वारा कितना दूरी तय किया जाएगा, देखिए 720 सेकंड तक चलता है, 720 सेकंड में चोर पकड़ा जाता है, तो यानी तब हम निकाल लेते जो पुलिस 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 720 सेकंड में कितना दूरी तय करता है, तब हम पुलिस के स्पीड से गुना करते हैं। लेकिन चोर का दूरी पूछा गया तो हम चोर के स्पीड से गुना करेंगे। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर उसके क्रय मूल्य का 1/7 के बराबर हानि होता है। यही फ्रैक्शन में ही जो है वो सारा सवाल छुपा हुआ है। क्रय मूल्य का 1/7 के बराबर हानि होता है, इसका मतलब क्या हो, 1/7 का हानि मतलब क्या, यानी 7 रुपया अगर क्रय मूल्य है तो 1 रुपया क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। 7 रुपया अगर क्रय मूल्य है तो 1 रुपया हानि हो जाएगा। और तो विक्रय मूल्य मेरा कितना हो जाएगा, 6 रुपये। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 6 रुपये। 7 रुपये 1/7 का हानि होता है, इसका मतलब क्या होगा कि 7 रुपया में 1 रुपया का हानि होता है। इसका मतलब 7 रुपया क्रय मूल्य तो 1 रुपया हानि, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 6 रुपये। ये तो फ्रैक्शन में ना विक्रय मूल्य 6 आया। अब विक्रय मूल्य वास्तव में कितना है, 144, यानी यही 6 का वैल्यू 144, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 24। 24 छक्के 144 होता है। तो हम क्रय मूल्य निकाल लें, क्रय मूल्य 7 था तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 24 गुने 7, यानी कितना हो जाएगा, यानी 7 चौका 28 और 7 9 14 और 2 16, 168 हो जाएगा। यानी क्रय मूल्य क्या आ गया, 168 रुपये। क्रय मूल्य 168 आ गया। अब क्या चीज़ बोला है, यदि 168 में हम बेचें, जब विक्रय मूल्य 168 रुपया ही रहेगा, यानी क्रय मूल्य भी 168 और विक्रय मूल्य भी 168, तो ना लाभ होगा ना हानि होगा। यानी जो 31 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 10 रुपये में 20 टॉफ़ी बेचने पर एक आदमी को 4% का हानि होता है। देखिए इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे, एकदम बेसिक से समझते हैं। जैसे 10 रुपये में 20 टॉफ़ी को बेच रहे हैं, यानी 20 टॉफ़ी को हम लोग कितना में बेच रहे हैं, 10 रुपये में। 20 टॉफ़ी का जो विक्रय मूल्य है वो 10 रुपये आ गया, तो एक टॉफ़ी का जो विक्रय मूल्य आएगा वो कितना आ जाएगा, 10/20। तो ये ऊपर में क्या आता है, ऊपर में रुपया आता है और नीचे में क्या आता है, संख्या आता है। ऊपर में रुपया आता है और नीचे में क्या आता है, संख्या। यानी एक टॉफ़ी का जो विक्रय मूल्य आया वो 10/20 आ गया। इतना में बेचने पर हमको क्या होता है, 4% का हानि होता है। तो हम लोग क्रय मूल्य निकाल लें, 100/96। क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उल्टा लिखते हैं। अब ये एक टॉफ़ी का क्रय मूल्य आ गया। क्या बोला, अगर 20% का लाभ चाहता है तो एक टॉफ़ी को कितना में बेचेगा, 120% में बेचेगा। अगर 20% का लाभ चाहता है, एक टॉफ़ी को कितना बेच रहा है वो क्रय मूल्य निकाल ले, यानी 00 से 00 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, 2 से ये 60 बार में, और 6 से ये 10 बार में, और 6 से ये कितना बार में, 16 छक्के 96, यानी 10/16 आ गया। एक टॉफ़ी का जो विक्रय मूल्य आया वो 10/16 आ गया। तो 10 रुपये में कितना टॉफ़ी बेचनी होगी। हम लोग यहाँ क्या सीखे थे कि 10/20 आया था, यानी ऊपर में रुपया आता था और नीचे में संख्या आता था। तो ऊपर में रुपया 10 है, ये रुपया, और नीचे संख्या कितना आ गया, 16 आ गया। इसका मतलब 10 रुपये में कितना टॉफ़ी बेचेगा, 16 टॉफ़ी बेचेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। PQRS एक वर्ग ABCD की भुजा AB BC CD DA का क्रमशः मध्य बिंदु है। जैसे कोई एक वर्ग है, ये एक वर्ग ABCD है, ये A, एक मिनट, ये A B C और D, और PQRS उसका मध्य बिंदु है। AB का मध्य बिंदु P, BC का मध्य बिंदु Q, और DC का मध्य बिंदु R, और CA का मध्य बिंदु S। PQRS क्या है, उसका मध्य बिंदु है। और AB का लंबाई 2 सेंटीमीटर, यानी इस वर्ग का भुजा का लंबाई 2 सेंटीमीटर दिया गया है। तो क्या चीज़ पूछ रहा है, ABCD को केंद्र मानते हुए AP त्रिज्या के साथ चाप खींचा गया। यानी A को केंद्र मानकर, B को केंद्र मानकर, और C को और D को केंद्र मानकर AP त्रिज्या के, यानी इसको त्रिज्या मानते हुए चाप खींचा गया। अगर ये मध्य बिंदु पे है, ये मध्य बिंदु पे है, तो अगर हम चाप खींचेंगे तो इस तरह से चाप आएगा। फिर इस दोनों को मिलाते हुए चाप लेंगे तो कुछ इस तरह से चाप आएगा। वृत्त खींचा गया। अगर हम इसको लेंगे
तो कुछ इस तरह से वृत्त खिंचाया जाएगा। फिर इसको लेंगे तो कुछ इस तरह से ये वृत्त खींचा जाएगा। तो क्या चीज़ पूछ रहे हैं, इन चारों चापों द्वारा घिरे हुए वर्ग के भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी इन चारों चाप के द्वारा ये भाग घिरा हुआ है, ये भाग घिरा हुआ है, इसी भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो ABCD वर्ग हैं इसके क्षेत्रफल में से, ABCD के क्षेत्रफल में से, वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर हम ये सब भाग को माइनस कर देंगे, ये सब भाग को, यानी ये वृत्त वाले भाग को माइनस कर देंगे, ABCD के क्षेत्रफल में से अगर हम ये वृत्त वाले भाग को माइनस कर देंगे तो ये जो उससे घिरा हुआ भाग आएगा उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये जो घिरा हुआ भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए, यानी जो अभिष्ट क्षेत्रफल हमको निकालना है घिरा हुआ भाग का, तो उसको कैसे निकलेगा, वर्ग के क्षेत्रफल, यानी पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से 4 जो है वो तिर्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। ये जो चारों तिर्यखंड है इसके क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, तो ये जो बाकी घिरा हुआ भाग है, यानी हम ग्रीन कलर से घेर देते हैं, यानी ये जो घिरा हुआ भाग है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, ये घिरा हुआ भाग का। तो वर्ग का भुजा 2 है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 तिर्यखंड। देखिए ये मतलब एक वृत्त का 1/4 भाग है, ये भी 1/4 भाग है, और ये भी 1/4 भाग है, और ये भी 1/4 भाग है, यानी ये चारों चौथाई भाग मिलकर एक वृत्त बना देगा जिसका त्रिज्या क्या होगा, 1 सेंटीमीटर होगा। यानी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, यानी पाई गुने 1 का स्क्वायर, यानी 4 माइनस पाई अभिष्ट क्षेत्रफल, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। कहने का मतलब था जैसे ये भी वृत्त का 1/4 भाग है, ये भी वृत्त का 1/4 भाग है, ये जो है, और ये भी, ये चारों वृत्त का 1/4 भाग है। अगर चारों को हम मिला देंगे तो ये एक वृत्त बन जाएगा कंप्लीट वृत्त, और कंप्लीट वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई गुने 1 का स्क्वायर, तो यानी ये चारों वृत्त से घिरा हुआ भाग का क्षेत्रफल 4 माइनस पाई, आंसर इसका आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समअष्टभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। जैसे अगर हमें अष्टभुज का क्षेत्रफल बोलता है, समअष्टभुज का क्षेत्रफल, तो हम लोग क्या करते हैं, 8 गुने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अष्टभुज में 8 भुजा होता है तो 8 गुने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पे षष्ठभुज का बात कर रहे हैं तो यानी षष्ठभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, 6 गुने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, 6 गुने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर जितना भुजा वाला बहुभुज का क्षेत्रफल बोलता उतना गुने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ षष्ठभुज वाला भुजा वाला क्षेत्रफल पूछा है तो 6 गुने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 6, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, और भुजा कितना है 10, यानी 10 गुने 10, यानी ये 4 से कितना बार में कटेगा, ये दोनों 25 बार में कट जाएगा, 25 चौका 100, यानी 25 छके 150 √3, यानी इसका जो आंसर आएगा 150 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सॉरी, ये 50 √3 है ना, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 150 √3। ऑप्शन नंबर ए में 50 √3 दिया गया, इसका आंसर 150 √3 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, किसी वर्ग का विकर्ण 16√2 है, यानी वर्ग का विकर्ण क्या होता है, भुजा गुने √2 a√2, और विकर्ण कितना दिया गया 16√2, यानी a√2 किसके बराबर है, 16√2 के, विकर्ण होता है a√2, और a√2 किसके बराबर 16√2, √2 से √2 कटेगा तो यानी भुजा बराबर क्या जाएगा 16। जब भुजा बराबर 16 तो उसका परिमाप पूछा है ना, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुने भुजा, यानी 4 गुने 16, यानी 64। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 5, 4 और 3 मीटर है, उस सबसे लंबे बांस की छड़ी की लंबाई क्या हो जिस कमरे के पूर्णतः रखा जा सके। कमरा एक घनाभ के आकार का होता है, और घनाभ या घन या कोई भी चीज़ हो, वर्ग हो या आयत हो, उसका अधिकतम जो लंबाई होता है, अधिकतम लंबाई वो उसका विकर्ण होता है। अधिकतम लंबाई क्या होता है, उसका विकर्ण होता है। और घनाभ के विकर्ण का लंबाई क्या होता है, √L² + B² + H², यानी अंडर रूट लंबाई कितना दिया गया, 5 का स्क्वायर 25, चौड़ाई 4 का स्क्वायर 16, ऊंचाई 3 का स्क्वायर 9, यानी 25 और 25 50, यानी 5√2,
5√2 यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। यानी जो अधिकतम लंबाई होता है वो उसका विकर्ण होता है, और विकर्ण का घना में विकर्ण का लंबाई क्या होता है? √L² + B² + H²। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को उसके प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि एक विद्यार्थी ने परीक्षा के सभी 75 प्रश्नों को उत्तर दिए, उसे कुल 150 अंक प्राप्त हो, तो उसने कितने प्रश्न को सही उत्तर दिए थे? इस सवाल को हम लोग नंबर सिस्टम में बेसिक और शॉर्ट में इसको कैसे बनाएंगे वो सब हम पढ़ चुके थे। फिर से देख लेते हैं इसको कैसे हम लोग बनाते हैं। शॉर्ट में हम लोग कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। जैसे उसने कितना प्रश्न का जवाब दिया? 75 प्रश्न। अगर 75 का 75 प्रश्न उसका सही हो जाता तो कितना अंक मिलता? एक प्रश्न पे उसको 4 अंक दिए जाते हैं। अगर 75 का 75 अंक सही हो जाता, 75 का 75 क्वेश्चन सही हो जाता तो टोटल कितना मिलता? 300 नंबर मिल जाता। लेकिन उसको मिला कितना? 150 नंबर ही मिला। तो इसका मतलब 150 नंबर उसका कट गया, ये 150 नंबर ये कट गया। यानी अगर 75 प्रश्न का उत्तर दिया, अगर 75 का 75 सही होता तो यानी 300 नंबर मिलता, लेकिन उसको मिला कितना? 150। तो इसका मतलब उसको कितना कटा? 150 कटा। अब आते हैं, अगर एक क्वेश्चन भी अगर उसका गलत होता है, एक क्वेश्चन भी गलत होता है तो ये 4 अंक तो जाएगा ही जाएगा, और साथ ही साथ 2 अंक और निगेटिव हो जाएगा, यानी टोटल 6 अंक का कटौती होगा। टोटल 6 अंक का कटौती होगा। ये 4 अंक क्यों जाएगा? क्योंकि इस 75 में, यानी ये जो है 300 नंबर, इसमें हम क्या किए हैं? सब क्वेश्चन को सही मान लिए हैं। अगर इसमें से एक भी क्वेश्चन गलत होता है तो हमारा 4 नंबर तो जाएगा ही जाएगा। इसमें एक भी क्वेश्चन गलत होगा तो इसमें से 4 नंबर मेरा कटेगा ही कटेगा, और साथ साथ 2 नंबर और निगेटिव दे देगा, यानी टोटल 6 नंबर कटेगा। लेकिन टोटल कटा कितना है? 150 नंबर। तो इसका मतलब हम लोग कितना क्वेश्चन गलती किए होंगे? 150/6, यानी 25 क्वेश्चन गलती किए होंगे, तभी तो 150 नंबर कटा होगा ना। अगर 75 में से 25 क्वेश्चन हम लोग गलत किए हैं, 75 में से 25 क्वेश्चन गलत किए हैं, तो इसका मतलब 50 क्वेश्चन हम लोग सही किए हैं, यानी जो सही प्रश्नों की संख्या होगा वो 50 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस सवाल को बहुत ही शॉर्टकट में बना सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। इसमें दो संख्या का मौसौ, लसौ 12 और 2448 दिया गया है। यदि संख्याओं का अंतर 60 है तो उनका योग क्या होगा? यानी एलसीएम एचसीएफ का सबसे अच्छा क्वेश्चन ये है। इसको कैसे बनाएंगे पहले समझते हैं। जिससे अगर हमें कभी भी मौसौ दिया जाता है, मौसौ 12 दिया गया है, और कभी भी हमें संख्या मानना होगा, पहला संख्या और दूसरा संख्या, तो हम मौसौ का मल्टीपल मानेंगे। यानी मौसौ 12 है तो अगर हम संख्या 12x, पहला संख्या 12x मानेंगे और दूसरा संख्या 12y मानेंगे, क्योंकि जो मौसौ होता है वो संख्या में छुपा हुआ होता है। तो इसीलिए हमें पहला संख्या, अगर मौसौ दिया जाए तो जब भी हमें संख्या मानना होगा तो पहला संख्या को 12 का मल्टीपल 12x मान लेते हैं, दूसरा संख्या 12 का मल्टीपल 12y मान लेंगे। ठीक है। अगर मौसौ 8 देता तो पहला संख्या 8 है, दूसरा संख्या 8y मानते हैं। अब उस संख्या का अंतर 60 है, यानी 12x और 12y में का जो अंतर दिया गया वो कितना दिया गया? 60। यानी अगर हम 12 कॉमन लेते हैं तो x - y कितना हो जाएगा? 5। यानी 12 कॉमन लेकर 60 को काटेंगे तो 5 आ जाएगा, x - y 5 आ गया। अब हम लोग एक फार्मूला जानते होंगे कि जो दो संख्या का गुना होता है, दो संख्या का गुणन वो क्या होता है? एलसीएम गुने एचसीएफ। एलसीएम गुने एचसीएफ। पहला संख्या 12x गुने दूसरा संख्या 12y, वो किसके बराबर हो जाएगा? एलसीएम 2448 और एचसीएफ 12। ठीक है। एक 12 से एक 12 कट जाएगा, और ये 12 से कितना 12 कटेगा? 12 × 9 = 24 और 12 × 4 = 48, 204। यानी x गुने y जो आया वो कितना आ गया? 204 आ गया। ठीक है। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गया। पहला इक्वेशन x - y 5 आ गया, दूसरा इक्वेशन x गुने y 204 आ गया। अब जिसको जिस हिसाब से इजी लगे उस हिसाब से इस दोनों को सॉल्व करके बना सकते हैं, या फिर हम लोग x + y निकालना है ना, उन संख्या का योग ना। तो अगर हमें x + y निकालना होगा, यानी हमें क्या निकालना है? योग क्या हो जाएगा? 12x + 12y, 12x + 12y, यानी हमें निकालना है 12 × x + y निकालना है। तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, x + y का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है? x - y का होल स्क्वायर और प्लस 4xy,
ये फॉर्मूला पढ़े होंगे। तो x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस वाई कितना दिया गया 5, 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 4xy यानी 4xy करेंगे तो यानी 816, यानी इस दोनों को जोड़ेंगे x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा 816 प्लस 25 यानी 841 और ये स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट, यानी अंडर रूट 841 कितना होता है 29 का स्क्वायर, क्योंकि 30 का स्क्वायर 900 होता है तो 900 से पहले 29 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी x प्लस वाई कितना गया 29, हमें निकालना क्या था 12 इंटू एक्स प्लस वाई, 12 इंटू एक्स प्लस वाई 12 गुने 29 यानी 12 नंबर 108 10, 12 नंबर 24 10, 34 यानी 348। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यानी एलसीएम एचसीएफ का सबसे अच्छा क्वेश्चन ये था। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं 0.7 गुने 0.73 गुने 0.73 गुने प्लस। यानी इस सवाल को हम लोग कैसे बनाते हैं, हम 0.73 को ए मान लेते हैं और 0.27 को बी मान लेते हैं। तो 0.73 को 3 बार लिखा गया तो ए क्यूब और 0.27 को भी 3 बार लिखा गया तो बी क्यूब बट्टा ये 0.73 गुने 0.73 यानी ए स्क्वायर हो जाएगा। इसको माइनस ए बी हो जाएगा क्योंकि 73 को ए माने थे, 27 को बी माने थे, और प्लस ये क्या हो जाएगा 0.27 को बी माने थे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे क्या दिया गया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये दोनों कटेगा तो क्या बचेगा केवल ए प्लस बी बचेगा। तो ए का वैल्यूम कितना है 0.73 और बी का वैल्यूम कितना है 0.27, यानी अगर हम सबको जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा यानी 1.00, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 1.00 को 1 बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं, जैसे ये सवाल इस दोनों का अंतर कितना है 1, इस दोनों का भी अंतर 1 है। देखिए अगर कहीं पे भी 1/3 गुने 4 लिखा रहे हैं और अंतर 1 रहे तो हम इसको 1/3 माइनस 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे, अगर हम 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 12, ये 4 इधर चला जाएगा और ये 3 इधर जाएगा, यानी 4 माइनस 3 1/12 आ गया ना, यानी यही 1/12 है ना। तो अगर नीचे का अंतर 1 है तो हम उसको, जैसे अगर 1/5 गुने 6 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/5 माइनस 1/6 लिख सकते हैं हम इसको। सेम उसी तरह से यहाँ पे 1 गुने 2 यानी अंतर 1 हो रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/2। ये 2 3 को क्या लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3, और 3 4 को क्या लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4, और ये जाते जाते कहाँ तक जाएगा ये 1/9 माइनस 1/10। 9 10 को क्या लिख सकते हैं 1/9 माइनस 1/10। अब हम अगर देखें तो ये 1/2 से 1/2 कैंसिल, 1/3 से 1/3 कैंसिल, प्लस माइनस में माइनस 1/4 है और यहाँ कोई रहेगा कैंसिल कर देगा। इस 1/9 को कैंसिल करने के लिए इसके पीछे कोई संख्या होगा, इस 1/10 को कैंसिल करने के लिए आगे कोई संख्या नहीं है, और इस 1 को कैंसिल करने के लिए पीछे कोई संख्या नहीं, तो इधर बचेगा 1 और यहाँ क्या बचेगा माइनस 1/10, यानी 1 माइनस 1/10 यानी 9/10 यानी 0.9। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं, इन 48 के पावर 4 गुने 5 के पावर 12 में अंकों की संख्या कितना होगा। जैसे अगर बोलेंगे 12 गुने 9 में अंकों का संख्या कितना होगा, तो 12 को 9 से गुना करेंगे तो 108। अंकों का संख्या कितना है 1 2 3। तो उसी तरीके से हमको इसको गुना करके हम अंकों का संख्या निकालना पड़ेगा, और गुना कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। जैसे 48 के पावर 4 है और 5 के पावर 12 है तो हम क्या करते हैं पावर को सेम रखते हैं, यानी 5 के पावर 3 के पावर 4 कर देते हैं। 3 चौका 12 होता है ना, यानी 5 के पावर 3 और इसके भी पावर 4 कर देते हैं, यानी ये हो जाएगा 48 के पावर 4 गुने 5 का क्यूब 125 के पावर 4। अब जब दोनों पावर सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं 48 गुने 125 के पावर 4, इन 12 चौका 48 60, यानी ये हो जाएगा 6000 के पावर 4। यानी अगर 125 को हम 48 गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 6000 के पावर 4। अब 6000 को पावर 4 को हम लिख सकते हैं 6 गुने 1000 के पावर 4। अब ये इसके पावर यानी 6 के पावर 4 को अलग लिखते हैं और 1000 के पावर 4 को हम लोग अलग लिखते हैं। ठीक है, तो 6 के पावर 4 कितना हो जाएगा 6 6 के 36, और 36 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1296 गुने
यानी 1000 के पावर 4। अगर 3 जीरो के पावर 4 है तो इसका मतलब 12 अंक यहाँ हो जाएगा। अगर हम जैसे 100 का स्क्वायर करेंगे ना तो कितना हो जाएगा, 1 पावर 4 जीरो, यानी 2 2 4 1 5 अंक होता है ना। और 1 से हम किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई, जैसे अगर यहाँ पे 2 रहता, अगर हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बात बराबर ही होता। तब हम इसको हम क्या करेंगे, नहीं जोड़ेंगे। तो यानी 3 है तो 3 के पावर 4 12 अंक यहाँ हो जाएगा, 3 जीरो के पावर 4 तो 12 अंक यहाँ हो जाएगा, 12 जीरो यहाँ हो जाएगा। अब इस 1 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 यानी 4 अंक यहाँ होगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 12 + 4 16 अंक, यानी इसमें जो अंकों की संख्या होगा वो 16 होगा। तो जब भी इस तरह का सवाल आए तो हम क्या करेंगे, जीरो वाले टर्म को अलग कर लेंगे और बाकी जो छोटा टर्म बचेगा उसको गुना कर लेंगे। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। वो बड़ी संख्या जिसे 1657 और 2037 में भाग देने पर 6 और 5 शेष बचे। जिसे अगर 1657 में भाग देने पर 6 शेष बचेगा तो इसका मतलब 1651 तक कट जाना चाहिए। 1651 तक कटेगा तभी तो ये 6 शेष दे देगा। अगर 2037 को भाग देने पे 5 शेष बचा तो इसका मतलब 2032 तक कट जाना चाहिए। अब कौन ऐसा संख्या है जो 1651 और 2032 को काट देगा? तो ये दोनों ऑप्शन को तो पहले ही हम एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि कभी भी ये जो इकाई स्थान पर जिसका 5 रहता है वो इकाई स्थान पर 1 वाले को काट ही नहीं सकता है। तो ये दोनों तो ऑप्शन पहले ही ख़त्म कर देंगे। अगर हम 123 का बात करें तो 123 2 1 3 3 2 5 1 6, यानी ये 3 का मल्टीपल है। क्या ये दोनों भी 3 का मल्टीपल है? 5 1 6 1 7, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है। 3 2 5 2 7, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है। जब ये दोनों 3 का मल्टीपल नहीं है तो फिर ये 3 का मल्टीपल इसको कैसे काट सकता है? यानी बी नंबर भी ऑप्शन खत्म। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 42 का जो होगा ए नंबर ऑप्शन होगा। या फिर आप 1651 और 2032 का HCF निकाल लेते हैं। HCF क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या, जब भी बड़ी संख्या पूछे तो हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF निकालते हैं। या HCF निकाल सकते थे या फिर लॉजिकली सोच के भी बना सकते थे। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। 0 3 8 15 24 35। देखिए जब सीरीज हम पढ़ाते हैं तब हमेशा बोलते हैं कि जैसे किसी भी संख्या का स्क्वायर और प्लस माइनस 3 तक मिनिमम याद रखिए। स्क्वायर प्लस माइनस या क्यूब प्लस माइनस 3 तक कम से कम अंक को पहचानना जरूरी है। ये सब तभी होगा जब प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। ये 0 क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस 1। ये 3 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस 1। ये 8 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस 1। ये 15 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर माइनस 1। ये 24 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर माइनस 1। अब तो सीरीज पता चल गया होगा। अगला बार आएगा 6 का स्क्वायर माइनस 1 35। अगला बार क्या आएगा 7 का स्क्वायर माइनस 1, यानी 7 7 49 में से गया तो उसी तरह से 9वां पद बोला है ना। यहाँ पे 7वां पद, जैसे ये पहला पद दूसरा पद तीसरा पद, तो 9वां पद बोला है ना। तो 9वां पद निकालने के लिए 9 का स्क्वायर माइनस 1, 9 9 81 में से गया तो 80, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। ये किसका क्यूब होगा? 13 का क्यूब है ये। जैसे 2197 किसका क्यूब है, 13 का क्यूब। अगर हम 13 इसमें ऐड करेंगे तो 1000 हो जाएगा। और 1000 किसका क्यूब है, 10 का, यानी 10 अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो 343 हो जाएगा। और 343 किसका क्यूब है, 7 का, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जैसे 77 99 और x का मौसो और लौसो क्रम से 11 और 3465 है तो x का न्यूनतम मान ज्ञात करें। जैसे अगर मौसो 11 है तो इसका मतलब जो भी संख्या होगा वो 11 का मल्टीपल ही होगा, यानी x का जो भी मान होगा वो 11 का मल्टीपल ही होगा। तो 11 का मल्टीपल 2 ही ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दिया गया है। तो ये दोनों ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 77 99 और एक तीसरा संख्या x है जिसका मौसो 11 दिया गया है। तो संख्या में ही मौसो छुपा हुआ रहता है। तो अगर मौसो 11 है तो जो संख्या होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। तो 11 का मल्टीपल 2 ही ऑप्शन में दिया गया है। अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। लौसो में 3465 दिया गया है, तो इकाई स्थान पे 5 कब आएगा? जब तक हम तीसरा संख्या यानी किसी भी संख्या के इकाई स्थान में 5 रखेंगे तभी तो वो किसी संख्या से गुना करके इकाई स्थान पे 5 रखेगा।
अगर मतलब इसमें तो इकाई स्थान में 5 है नहीं, इसमें भी इकाई स्थान में 5 नहीं है, तो इसका मतलब ये जरूरी हो जाता है कि जो तीसरा संख्या आएगा उसके इकाई स्थान पे 5 रहना है, तभी तो उसके इकाई स्थान में 5 रहेगा, तभी तो उसको गुना करने पे यानी एलसीएम निकालने पर यहाँ पे 5 आएगा, नहीं तो 5 आ ही नहीं पाएगा एलसीएम निकालते समय। जब इकाई स्थान पे 5 रहना जरूरी है तो ये ऑप्शन खत्म हो गया, एक ही ऑप्शन बचा बी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा सवाल आप प्रोसेस से ही बनाएं, कभी कभी ऑप्शन या लॉजिक से भी बना सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आदिवासी के कल्याण हेतु बुलाए गए बैठक में से प्रत्येक सदस्य ने उतने ही चंदा दिए थे जितना बैठक में सदस्य उपस्थित था। यानी सदस्य का अगर हम संख्या x मानेंगे तो एक सदस्य क्या हुआ, सदस्य का जो संख्या अगर हम x मानेंगे तो एक सदस्य कितना रुपया दिया, x रुपया ही दिया, यानी प्रत्येक सदस्य उतना ही दिया जितना सदस्य का संख्या था। तो टोटल कितना रुपया आ जाएगा, x गुने x यानी x²। टोटल कितना रुपया हो जाएगा, x गुने x। चेयरमैन ने अपने हिस्से से 49 रुपया अधिक दिया, यानी टोटल इतना रुपया हो गया, और चेयरमैन 49 रुपया अधिक दिया तो यानी टोटल रुपया इतना हो गया, और टोटल रुपया कितना हो रहा है 625 हो रहा है, यानी बराबर 625। तो x² बराबर कितना हो जाएगा, ये 49 उधर माइनस होगा तो 576, तो x बराबर कितना हो जाएगा 24, यानी जो सदस्यों की संख्या होगी वो 24 हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। गेहूं की पैदावार चावल से 9/4 गुनी है, यानी गेहूं की जो पैदावार है वो चावल से 9/4 गुनी, यानी ये पैदावार 9/4 गुनी। इसका मतलब क्या होगा, अगर चावल को हम लोग 4 मानेंगे तो गेहूं 9 होगा, यानी 9/4 गुना बोल रहे हैं ना चावल से, तो यानी जिससे हम लोग तुलना करें तो वो नीचे रहता है, यानी चावल अगर 4 तो गेहूं 9 हो जाएगा। और मूल का बात करें तो किंतु चावल का मूल गेहूं के मूल का 5/4 गुना है। अगर मूल का बात करें तो गेहूं के मूल का 5/4, यानी गेहूं का अगर हम 5 मानेंगे तो चावल का 4 हो जाएगा मूल। गेहूं के मूल का 5/4 बोल रहा है ना, गेहूं के मूल का 5/4 में सॉरी, तो गेहूं को 4 मानना पड़ेगा, गेहूं को 4 तो चावल का 5 हो जाएगा। 5/4 गेहूं के मूल का 5/4, यानी जिससे हम तुलना करें तो वो नीचे रहता है, जिसका मतलब गेहूं नीचे रहेगा और चावल ऊपर। अगर टोटल पैदावार 9 है और गेहूं का मूल 4 रुपया है तो टोटल जो आय होगा वो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अगर टोटल पैदावार 4 है और मूल 5 रुपया है तो टोटल जो इनकम होगा चावल से वो 20 रुपया हो जाएगा, यानी उसकी इनकम का अनुपात आ गया। अब क्या बोले, यदि एक किसान चावल के बदले गेहूं पैदावार करे तो उसकी आय पहले की तुलना में कितना हो जाएगी, यानी अगर गेहूं की जगह नहीं सॉरी चावल की जगह अगर गेहूं उपजाता है यानी तो कितना गुना हो जाएगा पहले की तुलना में, 36/20 गुना हो जाएगा। अब 36 रुपये इनकम होने लगा कितना पे, 20 पे, 20 से अब 36 हो गया, तो यानी अगर हम काटेंगे तो 4 से 9 बार में, 4 से ये 5 बार में, यानी 1.4/5 गुना हो जाएगा। यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल, एक घड़ी के घंटे और मिनट के सुई के गति का अनुपात। एक चीज़ आता है, जो घंटा का सुई होता है, घंटा का सुई अगर यहाँ से चलना आरंभ किया तो कितना देर बाद ये यहाँ पे पहुँचेगा, तो 12 घंटा बाद पहुँचेगा। घंटा का सुई अगर चलना आरंभ किया तो कितना देर बाद पहुँचेगा, 12 घंटा बाद पहुँचेगा। ये समय का हम बात कर रहे हैं, समय का, ये समय का बात कर रहे हैं। जैसे अगर ये घंटा का सुई है वो एक बार यहाँ से चलना आरंभ किया तो एक चक्कर कितना देर में लगाएगा, 12 घंटा में लगाएगा। और मिनट का सुई का बात कर रहे हैं तो ये पूरा चक्कर कितना देर में लगाएगा, एक ही घंटा में पूरा चक्कर घूम जाएगा, यानी ये 1 घंटा समय लगेगा पूरा चक्कर घूमने में। जब एक चक्कर घूमने में इसके समय का अनुपात 12:1, तो जो दूरी का अनुपात होता है वो समय का अनुपात का उल्टा होता है, सॉरी चाल का जो अनुपात होता है वो समय का अनुपात का उल्टा होता है। तो जो चाल का अनुपात हो जाएगा क्या आ जाएगा, 1:12। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, 4 वर्ष पहले ABC के जो औसत आयु है वो 25 वर्ष थी, यानी ABC का जो औसत आयु था टोटल 25 या 75 वर्ष हो जाएगा। कब, ये 4 वर्ष पूर्व,
तो वर्तमान में ए में भी 4 का वृद्धि होगा, बी में भी 4 का वृद्धि होगा और सी में भी 4 का वृद्धि होगा। यानी वर्तमान में तीनों का टोटल आयु कितना हो जाएगा, 4 4 8 4 12, 12 हम जोड़ेंगे तो इसमें 87, ये वर्तमान में आ गया। वर्तमान में ए बी सी तीनों का आयु कितना हो जाएगा, 87। अब क्या बोला, 5 वर्ष पहले बी सी की औसत आयु 20 वर्ष थी। यानी बी सी की वर्तमान में देखिए 5 वर्ष पहले औसत 20 था, तो यानी टोटल योग 40 होगा, क्योंकि दो व्यक्ति 2 से गुना करेंगे। ये 5 वर्ष पहले 40 था, वर्तमान में बी में भी 5 बढ़ेगा और सी में भी 5 का वर्ष का वृद्धि होगा, तो वर्तमान में दोनों का टोटल योग कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ये वर्तमान में तो क्या चीज़ पूछ रहा है, ए का वर्तमान आयु पूछ रहा है ना। ए बी सी का वर्तमान आयु 87 है और बी सी का वर्तमान आयु 50 है, तो जो ए का वर्तमान आयु होगा 87 माइनस 50, यानी ए बी सी में से बी सी को माइनस कर देंगे, यानी 37। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। एक व्यक्ति किसी स्थान पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और वहाँ से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। यानी अगर कोई व्यक्ति 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाए और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आए, यानी जब दूरी समान हो, यानी जितना दूर जाएगा उतना दूर आएगा भी, यानी जब दूरी समान हो तब जो औसत चाल होता है, औसत चाल वो होता है 2ab/a+b। जब दूरी समान हो तब औसत चाल जो होता है वो 2ab/a+b, यानी जितना दूर गया उतना दूर आया भी, तो इसका मतलब दूरी समान है, तो इसका औसत चाल 2ab/a+b, यानी 2, a के बदले में 20 और b के बदले में 12 बटा 20 + 12 कितना 32, यानी 2 से 16 बार में, 4 से 3 बार में और 4 से 4 बार में, 4 से ये 5 बार में, यानी 5 × 3 = 15 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है।